विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 10, जिसमें आज हम 18-19 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न बात करता है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है। विकल्प है आपके सामने, ए राकेश अस्थाना, बी सुरेश एन पटेल, सी पिनाक चंद्र घोष, डी प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? सही उत्तर होगा डी प्रवीण सिन्हा सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं। बात करते हैं अन्य विकल्पों पर। राकेश अस्थाना पूर्व निदेशक रह चुके हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। सुरेश एन पटेल वर्तमान में सीवीसी जो है विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। पिनाक चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। पिनाक चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीआई के बारे में और उसके निदेशक के नियुक्ति के संदर्भ में। सबसे पहले चर्चा में रहने का क्या कारण है? देखिए, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई को लेकर एक टिप्पणी की है। मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया है और इससे पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के संदर्भ में इसी तरह की टिप्पणी की थी। कारण क्या है? उन्होंने सीबीआई की स्वायत्तता पर क्या है केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि सीबीआई को भी जो संवैधानिक बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या सीएजी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उनके समान ही स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान किया जाए और सीबीआई के लिए अलग कानून का निर्माण कर इसे वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक हैं उनके बारे में बात करते हैं। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सिन्हा है, जो 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और गुजरात काडर से इनका संबंध है। बात करते हैं सीबीआई पर। सीबीआई क्या है? प्रमुख जांच एजेंसी है, केंद्र की प्रमुख जांच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हाई प्रोफाइल मामले हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले हैं या फिर फाइनेंस वित्तीय संबंधी मामले हैं, उनकी जांच करने का काम करती है। कुछ संदर्भों में राज्यों, जब मुख्यमंत्री सिफारिश करे तो राज्यों के मामलों में भी जांच करने का काम सीबीआई द्वारा किया जाता है। सीबीआई इसके अधीक्षण में कार्य करती है, तो ये डीओपीटी के अधीक्षण में कार्य करती है। कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में सीबीआई कार्य करती है। और सीबीआई के शक्तियों का स्रोत क्या है? सीबीआई के शक्तियों का स्रोत क्या है? सीबीआई वर्तमान में दिल्ली विशेष पुलिस बल अधिनियम 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 द्वारा इसको शक्तियां प्राप्त होती है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में बात करें तो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में 2014 में लोकपाल कानून ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संबंध में एक समिति के निर्माण का प्रावधान किया था, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या है कि उस नियुक्ति पैनल के अंदर हिस्सा लेते हैं। सीबीआई के कार्यकाल की बात करें, 2 वर्ष का कार्यकाल डिसाइड किया है। सीवीसी एक्ट बोलता है कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष रहना चाहिए। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में पहले गृह मंत्रालय जो है एक लिस्ट जारी करता है, वो लिस्ट डीओपीटी को भेजी जाती है। डीओपीटी उस लिस्ट में से जो योग्य अधिकारी हैं उनको छांट कर वो लिस्ट क्या है कि इस नियुक्ति पैनल के पास भेजी जाती है और वो नियुक्ति पैनल सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का काम करता है। तो ये सीबीआई के हमने जाना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। स्वामित्व योजना अभी हाल में चर्चा में रही है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में स्वामित्व योजना का जिक्र किया। स्वामित्व योजना के संबंध में सत्य कथन है। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई। विकल्प बी है, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को अधिकार अभिलेख उपलब्ध करवाना है। इन दोनों कथनों में दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन गलत है? तो ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। ए बी बी दोनों सत्य है। योजना की शुरुआत
24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई। 24 अप्रैल को हमें पता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज कानून पारित किए गए थे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिक को अधिकार अभिलेख यानी पट्टे की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्ध करवाना। स्वामित्व योजना, जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, पंचायती राज मंत्रालय है। केंद्रीय सेक्टर योजना है, यानी 100% पैसा क्या है कि केंद्र सरकार इन्वेस्ट करेगी। शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे जो है, घरों के पट्टे अवेलेबल नहीं होते, तो सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से उनकी मैपिंग की जाएगी। उसके बाद क्या है कि उनको पट्टा उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि क्या है कि वो देश के वित्तीय समावेशन से जुड़ सके, उनकी ऋण की उपलब्धता हो सके, और वहां पर क्या है कि जो जरूरी अवसंरचना है गांव स्तर पर विकसित हो सके। 4 वर्षों के अंदर 2020 से 24 पूरे देश में इसको क्या है कि लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामित्व योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि अधिकार अभिलेख यानी जो है प्रॉपर्टी कार्ड या पट्टे वितरण किए जाएंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच आयोजित होने वाले COP26 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो पिछले वर्ष होना था, 2020 में होना था, कोरोना के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया, और इस साल ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच आयोजित हो रहा है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? विकल्प है ए स्पेन, बी कनाडा, सी पोलैंड, डी ब्रिटेन। तो COP26 की अध्यक्षता की जा रही है ब्रिटेन द्वारा, क्या है कि इसकी अध्यक्षता, यूके द्वारा क्या है कि इसकी अध्यक्षता की जा रही है। बात करते हैं COP26 और COP के बारे में। COP26 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में इस बार आयोजित हो रहा है। कहां आयोजित हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये आयोजित हो रहा है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने, कॉप क्या है, कौन आयोजित करवाता है। सबसे पहले 1992 में 1992 का संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण व विकास पर एक सम्मेलन हुआ था, जो विश्व चर्चित है, जिसको पृथ्वी अर्थ समिट के नाम से या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 बातें निकल के आई थी। पहली बात तो क्या की थी? एक तो बात की थी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, और इसके लिए UNFCCC का गठन किया गया। दूसरा था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संदर्भ में, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है कि एक कन्वेंशन की बात की गई थी, CBD। तीसरा था लैंड से संबंधित, भूमि से संबंधित, और इसके लिए जो निकल के आया था UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये 3 चीजें क्या है कि निकल के आई थी। हमारे के लिए जरूरी है जो कॉप आयोजित करा था UNFCCC पर हम बात करेंगे। UNFCCC जो 21 मार्च 1994 से लागू हुआ, UNFCCC जो 21 मार्च 1994 से लागू हुआ, 197 देशों ने इसका अनुमोदन, रेटिफिकेशन किया। UNFCCC का सचिवालय जो है बॉन, जर्मनी में है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना, और इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम इसके द्वारा किए जाते हैं। बात करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, COP जो सम्मेलन होते हैं, जो UNFCCC की जो उच्च निर्णयकारी, जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। ठीक है, इसकी हर साल बैठक होती है। पहली बैठक आयोजित हुई थी COP1 बर्लिन के अंदर 1995 में। COP1 आयोजित हुआ था बर्लिन के अंदर 1995 के अंदर, और अभी 2021 में COP26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हो रहा है। अब इसकी अध्यक्षता इस बार ब्रिटेन कर रहा है। और अध्यक्षता कैसे की जाती है? अध्यक्षता क्या पूरे विश्व को क्या है कि रोटेशनल इसमें अध्यक्षता की जाती है। बांटा गया है 5 विश्व को 5 भागों में। अफ्रीका, एक वर्ष अफ्रीका के पास रहेगी,
एक वर्ष एशिया में रहेगी, एक वर्ष दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में रहेगी, एक वर्ष मध्य व पूर्वी यूरोप में रहेगी और एक वर्ष पश्चिम यूरोप व अन्य देशों के अंदर रहेगी। इस तरह क्या है कि रोटेशनल इसकी प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता दी जाती है। और कॉप 1 जैसा मैंने बात की बर्लिन 1995 में हुआ। इसी तरह इंपॉर्टेंट जो सीओपी है कॉप है, कॉप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के अंदर हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो 2020 तक उसमें लक्ष्य रखे गए थे और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित देशों पर लायबिलिटीज इसमें डाली गई थी कि आप इतने समय में इतने टारगेट्स को अचीव करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है। कॉप 8 जो है इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। कॉप 8 की अध्यक्षता भारत ने की थी। इसी तरह है जो इंपॉर्टेंट है कॉप 21, कॉप 21 इंपॉर्टेंट है। 2015 का पेरिस कन्वेंशन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल 2020 को समाप्त हो रहा था और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद विश्व के आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इसके लिए पेरिस कन्वेंशन आयोजित किया था, कॉप 21 बोला जाता है। और पेरिस कन्वेंशन के अंदर ये बात निकली है कि 2020 के आगे की रणनीति क्या रहेगी और पेरिस कन्वेंशन जो लागू हो गया 1 जनवरी 2020 से क्या है कि ये लागू हो गया आगे। और इसके अंदर ये डिसाइडेड किया गया था कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर तक क्या है कि 2 डिग्री टेम्परेचर को क्या है कि नीचे लेके आना है और इसके साथ ही क्या है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 तापमान से ऊपर नहीं बढ़ने देने का टारगेट क्या है कि इसमें रखा गया था। और पेरिस कन्वेंशन के अंदर जो INDC टारगेट जो रखे गए थे, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन टारगेट रखे गए थे कि हर देश अपने लेवल पर आगे बढ़कर बताए कि वो जलवायु परिवर्तन को, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रण करने के लिए, कार्बन इमिशन को नियंत्रण करने के लिए क्या करेगा। तो हर देश ने अपने स्तर पर अपने टारगेट क्या है कि इसमें सबमिशन करवाए हैं। तो कॉप 21 इंपॉर्टेंट है जिसको पेरिस कन्वेंशन बोला जाता है। और अभी जो है कॉप 26 जो है आयोजित होने वाला है और पेरिस कन्वेंशन के लागू होने के बाद ये पहला कॉप 26 आयोजित होगा। बात करते हैं हम आगे प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन, इसको कैबिनेट मंजूरी मिल गई है अभी हाल में। इस मिशन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? जो राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन है वो 5 वर्षों में 2025-26 तक पाम ऑयल की घरेलू खेती को बढ़ावा देगा। मिशन 11,000 करोड़ की लागत से शुरू हो जो उत्तर पूर्व राज्यों व अंडमान निकोबार में चलाया जाएगा। तो इस संदर्भ में सही कथन कौन सा है? क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन जो है इस संदर्भ में दोनों ही कथन क्या है? सही है, दोनों कथन ही सही है। बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन, एडिबल ऑयल पाम ऑयल मिशन जो है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी रहेगी। 11,000 करोड़ की लागत से इस मिशन को शुरू किया गया है और शुरू में इस मिशन में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और अंडमान निकोबार में ये मिशन लागू किया जाएगा, ये मिशन चलाया जाएगा। हालांकि पाम ऑयल के संदर्भ में भारत के जितने भी कोस्टल इलाके हैं वहां पर जो पाम ऑयल या ताड़ का तेल है उसको उस क्षेत्र में संभावनाएं पूरी संभावनाएं हैं जहां पर ये चलाया जा सकता है। और इसका क्या है? मिशन में 5 वर्षों में 2025-26 तक पाम ऑयल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना है। 2025-26 तक पाम ऑयल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना है। आयात निर्भरता घटेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार की व्यापक संभावना क्या है कि इस मिशन के अंदर रहेगी। तो ये है नेशनल जो एडिबल ऑयल यानी पाम ऑयल मिशन। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में सही कथन है। विकल्प ए है
इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में की गई। दूसरा है इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो ए व बी दोनों सही है या ना, तो ए और ना ही बी। तो इस संदर्भ में न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, और इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में की गई। तो ए व बी दोनों स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में। 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से एक बहुपक्षीय विकास बैंक की बात की गई थी। इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना व सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया। इसका मुख्यालय चाइना शंघाई चीन में है। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए यूएन महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया। 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। तो इस तरह बात करते हैं प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण हाल ही में लॉन्च किया गया है। संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण हाल ही में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन है। विकल्प है इसे महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बी है यह कार्यक्रम प्रत्यक्त व अनाथ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करता है। सी है 1 व 2 दोनों या दोनों गलत हैं। तो संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। प्रत्यक्त व अनाथ बच्चों के जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है की सुविधा प्रदान करता है संवाद कार्यक्रम। संवाद जिसका फुल फॉर्म क्या है संवाद का, स्टैंड्स फॉर सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। यह है संवाद जिसको शुरू किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और इसका जो कार्यान्वयन एजेंसी रखी गई है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व न्यूरो विज्ञान संस्थान, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कार्यक्रम का प्रत्यक्त व अनाथ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना, इसके लिए संवाद कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर तो दुनिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है कैस्पियन सागर। इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती है? विकल्प है ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, डी रूस। तो कैस्पियन सागर से आर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है। बाकी तीनों की सीमा क्या है कि कैस्पियन सागर से लगती है। बात करते हैं कैस्पियन सागर के संदर्भ में। जैसा मैंने बोला कि दुनिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है। कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों में? रूस से लगती है, ठीक है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। इन देशों से क्या है कि इसकी सीमा लगती है। रशिया से, कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, अजरबैजान से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। कैस्पियन सागर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9% है। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर यानी महिलाओं की भूमिका 43.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। विकल्पों पे बात करें, केवल ए सही है, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9% है। ये बात है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, नहीं है। राष्ट्रीय औसत से क्या है कि
ज्यादा है। आप यहाँ देखें कि राजस्थान में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 24.9% है और ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है। कार्य सहभागिता दर की बात करें तो राजस्थान में 43.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है नेशनल लेवल पर ये 39.8% है, यानी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है राजस्थान में कार्य सहभागिता दर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा केवल एक स्टेटमेंट ही क्या है कि सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है, जो RSMML है। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बी है, ये मुख्य रूप से धात्विक खनिजों का दोहन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है दोनों ही स्टेटमेंट क्या है कि गलत है, क्योंकि ये क्या है केंद्र सरकार का नहीं, राजस्थान सरकार का क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये दूसरा विकल्प, ये मुख्य रूप से धात्विक खनिजों, तो ये मुख्य रूप से नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक खनिजों के दोहन का कार्य करता है। अधात्विक खनिजों को समर्पित है RSMML। बात करते हैं RSMML यानी राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। औद्योगिक खनिजों के खनन व विपणन का यानी माइनिंग और मार्केटिंग का काम करता है। नॉन मेटेलिक खनिजों जिसमें रॉक फास्फेट, लिग्नाइट, लाइमस्टोन और जिप्सम के दोहन का काम करता है। उद्देश्य क्या है? लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खनिज संपदा का दोहन करना और क्षेत्र में खनिज आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है RSMML द्वारा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 पर और आज के आखिरी प्रश्न पर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना है। विकल्प है आपके सामने। इस योजना का प्रारंभ 1 सितंबर 2019 से किया गया। बी, राज्य की गरीब परिवारों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 और सामाजिक और जातिगत जनगणना है 2011 के लाभार्थी परिवार कैशलेस चिकित्सा सेवा प्रदान करना। योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू किया गया। सामान्य बीमारी हेतु 30,000 और गंभीर बीमारी हेतु 3 लाख रुपए तक का इलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है? तो सही उत्तर होगा इसका जो डी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। कैसे है बात करते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की गई है 1 सितंबर 2019 से शुरू किया गया था। लाभार्थी परिवार कौन कौन से? गरीब परिवारों में कैशलेस चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और जो सामाजिक जातिगत जनगणना है 2011 के लाभार्थी परिवार इसमें शामिल किए गए हैं। योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू किया गया है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मध्य इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें नवीन चरण के साथ बीमारियों का जो पैकेज है उसको बढ़ाकर 1576 कर दिया है। 1576 पैकेज बीमारी, बीमा कवर 5 लाख है और सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक का इलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।